इस स्वयं प्रभा कार्यक्रम में हम लोग पहले की इकाइयों में समास के विषय में पढ़ते रहे हैं। आपने समास के विषय में विभिन्न समासों का प्रारंभिक परिचय, उनके भेद, इनका ज्ञान प्राप्त किया था। समास किसी भी भाषा में और विशेषकर संस्कृत भाषा में किसी भी पाठ या टेक्स्ट के निर्वचन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस पाठ के निर्वचन की दृष्टि से उन समास की विधियों के बारे में, उन समास के नियमों के बारे में जानने से व्याकरण के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से बहुत सारा ज्ञान का क्रम है वो हमारे सामने हस्तामलक हो जाता है। पहले की इकाइयों में आपने विभिन्न भेद पढ़े थे, केवल समास, तत्पुरुष, कर्मधारय इत्यादि जो उनके भेद हैं। तो तत्पुरुष समास का और उससे संबंधित सूत्रों का आप विस्तार पूर्वक अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं और आपने जाना कि कैसे तत्पुरुष का विधान जो होता है वो द्वितीया से सप्तमी पर्यंत किया जाता है। द्वितीया से सप्तमी पर्यंत का अभिप्राय है द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति पर्यंत, और सप्तमी के ही क्रम में आपने ये द्वितीया से सप्तमी पर्यंत जो तत्पुरुष का विवेचन है उसके क्रम में आपने आगे जाना कि तत्पुरुष का ही एक अन्य भेद है कर्मधारय, जिसे विशेषण समास या समानाधिकरण समास कहते हैं। इसमें दोनों ही समस्यमान पद जो होते हैं, वे पद जिनका समास होता है वो प्रथमा विभक्त्यंत होते हैं। कर्मधारय के द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति पर्यंत भेद आपने देखे थे कि तत्पुरुष का विधान कैसे द्वितीया से सप्तमी पर्यंत होता है, और फिर उसके तत्पुरुष के एक अन्य भेद कर्मधारय के विषय में भी आप जान चुके हैं, जिसे विशेषण समास या समानाधिकरण समास कहते हैं, जिसमें दोनों समस्यमान पद, समस्यमान का मतलब जिनको समास, जिन पदों का समास होना है वो प्रथमा विभक्ति में होते हैं। और उसी क्रम में आगे इस पर भी चर्चा हो चुकी है कि कर्मधारय समास का ही एक अन्य भेद है द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, जो कि संख्या पूर्व होने पर द्विगु समास कहलाता है। और इसकी ही तत्पुरुष संज्ञा भी की गई है, जिसका कि प्रयोजन समासांत विधान है। जो समासांत विधियां होती हैं उनके लिए ऐसा किया गया है। आगे अब तत्पुरुष के विषय में यह जानने के पश्चात नए समास के बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। नए समास नए तत्पुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध है और तत्पुरुष प्रकरण के अंतर्गत हम इसमें कुछ प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे जो समासांत प्रत्यय होते हैं, कैसे उससे प्रक्रिया चलती है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सब के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। तो नए समास के विषय में प्रारंभ करने के लिए हम सूत्र से प्रारंभ करते हैं। सूत्र है नई, और इसकी जो वृत्ति दी गई है वो यह दी गई है, नई सुपासः समस्यते। नई इस अव्यय का सुपासः समर्थ सुबंत के साथ, प्रारंभ में आप सुपा, सुपसुपा इत्यादि प्रसंगों में समर्थ देख चुके हैं कि समर्थ पद विधि समर्थ होती है, समर्थ के साथ समास होता है। तो समर्थ सुबंत के साथ, सुपासा का अभिप्राय है समर्थ सुबंत के साथ नए इस अव्यय का समास होता है।
अब जो नई है यह एक ही पद है, एक पदात्मक सूत्र है। नई प्रथमांत पद है। यहाँ पर जो सुपा पद की अनुवृत्ति है यह सह सुपा सूत्र से आई हुई है, और यहाँ प्रसंग चल रहा है तत्पुरुषः एवं समासः, इन सूत्रों का अधिकार है। यहाँ पर इनके द्वारा अधिकृत है प्रसंग। और यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यह नई जो सूत्र है, इस सूत्र में जो निषेधार्थक नई का ग्रहण किया गया है, नई प्रत्यय का नहीं किया गया है। एक नई प्रत्यय होता है जो स्त्री पुंसाभ्याम नई नयु इत्यादि सूत्र से विहित होता है। तो यहाँ जो नई ये सूत्र है, इस सूत्र में जो नई, कौन सा नई ग्रहण होगा? वो नई प्रत्यय ग्रहण होगा या यहाँ निषेधार्थक नई का ग्रहण होगा? तो इन दोनों में प्रसंग से यह निर्णय होगा कि यहाँ निषेधार्थक नई का ग्रहण किया गया। स्त्री पुंसाभ्याम नई स्नौ नई स्नयु इत्यादि सूत्र से जो नई प्रत्यय विहित होता है उस प्रत्यय का नहीं है। और जो नई है इसके या की ये हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है, और उस इत संज्ञक का तस्य लोपा इस सूत्र से लोप होकर के केवल अवशिष्ट बचता है न। अब यहां जब न शेष बचता है तो यहां एक और न है जो निषेधार्थक है, लेकिन यहां उस न का ग्रहण नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, नई के या की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। नई में जो या है वह इत संज्ञक है। उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपा से लोप होता है। तो यहाँ का जब लोप हो गया तो नई में न शेष बचता है। अब जब न शेष बचता है तो यहां जो न है, यहां पर फिर प्रसंग आता है कि एक और न है, वह भी निषेधार्थक होता है। और नई के अवशिष्ट जो न है, यहां पर बचा हुआ जो न है, नई के में यहाँ के लोप के अनंतर जो न बचा है उसके सदृश ही दिखता है, लेकिन यहाँ उस निषेधार्थक ना का ग्रहण नहीं है, यहाँ नई का ग्रहण है। तो यहाँ पर क्या इसका फलितार्थ होगा? नई सूत्र का कि जो नई है निषेधार्थक उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। नई सुपासः समस्यते, और यह नए तत्पुरुष एक तत्पुरुष का ही एक भेद है, नई तत्पुरुष है। जो आगामी सूत्र है वह है न लोपो नयः, न लोपो नयः। न लोपः नयः, यह पदच्छेद है। यह द्विपदात्मक सूत्र है, अर्थात इस सूत्र में न लोपो नयः में दो सूत्र हैं, दो पद हैं। जो न लोपः है वह प्रथमांत पद है, पहला पद है, और नयः जो है ये दूसरा जो पद है यह षष्ठ्यंत पद है। न लोपः में प्रथमा विभक्ति है और नयः में षष्ठी विभक्ति है। और इसमें न लोपः जो प्रथमांत पद है और नया षष्ठम पद है, यहाँ जो न है उसकी वह लुप्त षष्ठी का पद है। अलुग उत्तर पदे सूत्र से न लोपो नयः, इस प्रसंग में सूत्र में उत्तर पद की अनुवृत्ति हुई है। तो सूत्र का फलितार्थ क्या बन रहा है? नयो अर्थात नय के नस्य नकार का लोपः उत्तर पदे, उत्तर पद के पर में रहने पर लोप होता है। नयो नस्य यानी नई के नकार का उत्तर पद के पर में रहने पर
लोप होता है। उत्तर पद के पर में होने पर नई के नकार का लोप होता है। यह सूत्र का अनुवाद है। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, ये है। अब यहां न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, यहां जो न ब्राह्मण, इस लौकिक, यह लौकिक विग्रह है, और न ब्राह्मणः में न ब्राह्मण और सु ब्राह्मण प्रातिपदिक, यह अलौकिक विग्रह है। तो इसमें नई सूत्र से समास हुआ, नई सूत्र से समास हुआ। फिर प्रातिपदिक संज्ञा हुई, विभक्ति का लुक हुआ और न ब्राह्मण बना। अब प्रथमा निर्दिष्ट न की उपसर्जन संज्ञा और फिर उसका पूर्व निपात हो गया। तो नलोपो नया, इस सूत्र से ब्राह्मण पद उत्तर पद में होने के कारण न के नकार का लोप हुआ। न, ध्यान दे रहे हैं, न और अ, इन दो वर्ण, ये दो वर्णों की स्थिति है न में। तो यहां न के नकार का लोप हुआ तो स्थिति हुई न अ ब्राह्मण यह था, तो नकार, उसका नकार का लोप हो गया तो अ ब्राह्मण यह बचा। तो अब बचा अ ब्राह्मण। अब एक देश विकृत न्यायेन अब्राह्मण को प्रातिपदिक मानकर सु आदि प्रत्ययों का विधान किया जाएगा और उससे अब्राह्मण रूप बनेगा। यद्यपि यहां निषेध हुआ है, तथापि तत्पुरुष समास होने के कारण उत्तर पद की ही प्रधानता यहां विहित है, वही मानी जाएगी। अगले सूत्र में तस्मान नुडचि, इसमें पदच्छेद देखिए सूत्र का, तस्मान नुड अचि। तो यहां इसमें पदच्छेद क्या करेंगे, तस्मात नुट अचि, यह पदच्छेद है। यह 3 पदों वाला सूत्र है, त्रिपदात्मक सूत्र है। इसमें जो तस्मात है वह पंचम्यंत पद है, पंचमी विभक्ति है। नुट प्रथमांत पद है, उसमें प्रथमा विभक्ति है। और अचि सप्तम्यंत पद है, उसमें सप्तमी विभक्ति है। नलोपो नयः, इस सूत्र से नया की तथा अलुगुत्तर पदे सूत्र से उत्तर पद की अनुवृत्ति यहां होती है। और जो यस्मिन विधि इत्यादि परिभाषा है, यस्मिन विधि तदादि ग्रहणम इत्यादि से अचि में तदादि विधि प्राप्त हो जाती है। अचि सप्तम्यंत है ना, यस्मिन, इसमें तदादि विधि होगी उत्तर पद का विशेषण होने के कारण। इस प्रकार अजादौ उत्तर पदे यह अर्थ मिलता है। तस्मात् पद से नलोपो नया सूत्र के द्वारा जो लुप्त नकार है उसका परामर्श होता है। सर्वनामनः पूर्व परामर्शित्वात्, सर्वनाम के द्वारा पूर्व परामर्श होता है। जो तस्मात् पद है, इसमें जो नलोपो नया सूत्र के द्वारा जो लुप्त नकार है उसको, उसका परामर्श होता है। अतः क्यों होता है, सर्वनामनः पूर्व परामर्शित्वात्, सर्वनाम का पूर्व परामर्शक होने के कारण, सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। अतः तस्मादित्युत्तरस्य परिभाषा सूत्र द्वारा नई से परे, नई से पर नुट आगम प्राप्त हुआ और तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस परिभाषा सूत्र के द्वारा अच से अव्यवहित पूर्व को आगम प्राप्त हुआ। इस अवस्था में आगम किसको हो, यह एक स्थिति उत्पन्न होती है इस प्रकार की। तब उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, इस परिभाषा के द्वारा पंचमी निर्देश की बलवत्ता
सिद्ध हुई और इस प्रकार से नई से पर को नुट आगम होगा, अर्थात पर में विद्यमान अच को नुट आगम होगा। और जो नुट आगम होता है वो टित होता है। तो टित होने के कारण आद्यंतौ टकितौ सूत्र से अजादि उत्तर पद का आद्यवयव के रूप में होगा। और नैकधा जो इसमें नैकधा जो होता है, नैकधा जैसे बनता है, तो नैकधा इत्यादि में न शब्द के साथ समास है, वहां पर ये ध्यान देना चाहिए, नई के साथ नहीं। अतः वहां पर नलोपो नया और तस्मान नुडच इन दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः नैकधा में सुप सुपा समास होता है। और इसका उदाहरण जो वृत्ति इसकी सूत्र की तस्मान नुडच, तो तस्मान नुडच का क्या अर्थ हुआ? सूत्र की वृत्ति जो बताई गई है, लुप्त नकारात नया उत्तर पदस्याजादे नुट आगमः स्यात्, अनस्वः इसका उदाहरण है। नई संबंधी नकार का लोप होने पर उससे परवर्ती अजादि उत्तर पद को नुट आगम होता है। कैसे होता है? जैसे अनस्वः, घोड़े से भिन्न, न अश्वः अनस्वः। अब न अश्वः यह लौकिक विग्रह वाक्य है, इसमें न है, अश्व है और सु है। ठीक है, इसमें नई सूत्र से जब समास करेंगे तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी और विभक्ति लुक करने पर न बचेगा और अश्व बचेगा। इस अवस्था में जो न है अश्व के पहले, उसकी प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा हो गई। और उपसर्जनम पूर्व से पूर्व निपात होने पर न अश्व, यह स्थिति होने पर नलोपो नया के से न के, नलोपो नया से जो न और अ ये दो वर्ण है ना में ना, तो न का लोप हो गया और फिर क्या स्थिति बनी? अ अश्व। इस स्थिति में ये जो तस्मात् नुडचि इस सूत्र के द्वारा यहां पर यह सूत्र प्रवर्तित होगा, अश्व को नुट आगम होगा। नुट आगम होने पर नुट का जो अनुबंध है उसका लोप होगा। तो नुट के अनुबंध का लोप होने पर अश्व के जो आद्य अवयव के रूप में आगम होने पर अ और न और अश्व यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और इन दोनों का अ, न और अश्व इनका वर्ण सम्मेलन जब करेंगे, इनको इन वर्णों को मिला देंगे तो अनस्व रूप बनेगा। इस अवस्था में एक देश विकृत न्याय से अनस्व को फिर से प्रातिपदिक मानकर सु आदि प्रत्ययों के विधान द्वारा अनस्वः यह रूप सिद्ध होगा। आप पुनः एक बार देख लीजिए फिर से, और आप प्रारंभिक उसका स्मरण करते रहिए। नई का स्मरण करिए, नई सुपासः समस्यते। यहाँ पर क्या है कि नई इस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। और यहाँ पर या जो है, नई का या है, इसकी हलंतिम सूत्र से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप होकर न शेष बचता है। तो नई इस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, यह स्थिति आप पहले से जानते हैं। और नलोपो नया यह दूसरा जो सूत्र है, यानी उत्तर पद के नयो नस्य लोपः उत्तर पदे, उत्तर पद के पर में होने पर नई के नकार का लोप हो जाता है। नई के नकार का उत्तर पद के पर में रहने पर लोप हो जाता है। तो इसका प्रसंग आपने देखा था कि न अब्राह्मण की, अब्राह्मण का न ब्राह्मण अब्राह्मण, यहाँ पर न ब्राह्मण इस यह लौकिक विग्रह हुआ और फिर जिसका अलौकिक विग्रह किया तो न ब्राह्मण और ब्राह्मण की जो व्यक्ति सु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। इसमें नई सूत्र से समास किया गया। ठीक है, और प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, फिर विभक्ति का लुक हुआ तो न ब्राह्मण ये बना। और प्रथमा से निर्दिष्ट है क्योंकि, तो ना की उपसर्जन संज्ञा हुई और उसका पूर्व निपात हुआ। फिर नयो ललोपो नया जो यह सूत्र है, इससे ब्राह्मण पद उत्तर पद में होने के कारण ना के नकार का लोप हो गया और स्थिति हुई ना का केवल अशेष रह गया, तो अब्राह्मण।
और अब ब्राह्मण जो है फिर एक देश विकृत न्याय लगाएंगे तो उससे अब ब्राह्मण प्रातिपदिक माना जाएगा, और फिर सु आदि प्रत्यय लगेंगे तो अब ब्राह्मणा सूत्र सिद्ध होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। और फिर इसी तरीके से तस्मान नुड अचि, यह आया था तस्मान नुड अचि, जिसमें जो लुप्त नकार है, अभी जो पूर्ववर्ती क्रम में लुप्त नकार हुआ, नलोपो नया से जिसका लोप हुआ है, तो लुप्त नकारात नया उत्तर पदस्याजादे नुट आगमः स्यात्, नए संबंधी नकार का लोप होने पर उससे परवर्ती अजादि जिसके प्रारंभ में अच हो उत्तर पद को नुट आगम होता है। नए संबंधी नकार का लोप हुआ और अगर उससे परवर्ती अजादि उत्तर पद है तो उसको नुट आगम होगा। जिससे जैसे अनस्वः बनता है, अनस्वः में न अस्वः अनस्वः, फिर न अस्वः है लौकिक विग्रह हुआ, इसमें न अश्व सु में नई सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति लुक हुई और न अश्व यह अवस्था प्राप्त हुई। इसमें जो न है उसमें प्रथमा निर्दिष्टे समाप उपसर्जन के द्वारा उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात हो, और फिर न अश्व होने पर न लोपो नया से न के ना का लोप हो गया, तो अश्व इस स्थिति में तस्मान नुडचि सूत्र का प्रवर्तन हुआ। यानी तस्मान नुडच का फिर से ध्यान दीजिए, तस्मान नुडच क्या है, नए संबंधी नकार का लोप होने पर तस्मात उससे परवर्ती अजादि उत्तर पद को नुट आगम होता है। तस्मात, तो तस्मान नुडच के द्वारा अश्व को नुट आगम हुआ, नुट के अनुबंध का जब लोप हो गया तो अश्व के आदि अवयव के रूप में आगम होने पर अ तो पहले था, नई का जो बचा हुआ था ना का, और फिर न ये नुट का बचा, और अश्व ये अश्व का उत्तर पद का आद्य अवयव के रूप में न आगम हुआ है। तो अब इनको जब मिला देंगे तो नस्व बनेगा, अनस्व अनस्व। फिर आप इसमें एक देश विकृत न्याय से अनस्व को फिर से प्रातिपदिक मानेंगे और सु आदि प्रत्यय लगाएंगे तो अनस्व रूप सिद्ध हो जाएगा। अगला सूत्र है कुगति प्रादयः। एते समर्थेन नित्यम समस्यन्ते। ये कु शब्द, गति संज्ञक शब्द और प्रादि, ये समर्थ के साथ, इनका समर्थ सुबंध शब्दों के साथ नित्य समास होता है। ये इसका अभिप्राय। एते समर्थेन नित्यम समस्यन्ते। प्रादि कौन है, प्र आदौ येषाम ते प्रादयः। और फिर कैसे बनेगा, कुश्च गतिश्च प्रादयश्च। कु शब्द, गति संज्ञक शब्द और प्रादि, इन सबों का इतरेतर द्वंद्व समास होकर के बनता है कुगति प्रादयः। एक पदात्मक सूत्र है और एक वचनांत है, प्रथमांत है। अब यहां पर इस प्रथम कुगति प्रादय सूत्र के प्रसंग में नित्यम क्रीडा जीविकयोः सूत्र से नित्यम पद की अनुवृत्ति आती है, नित्यम पद की अनुवृत्ति आती है। गति तथा प्रादि के साथ यहां कु का पाठ है, तो कु भी यहां कुत्सित वाचक निपात के रूप में ही ग्रहित है। इस प्रकार सूत्र का जो फलितार्थ होगा वह यह है कि कु अर्थात कुत्सित वाचक निपात गति संज्ञक शब्द तथा च प्र आदि समर्थ सुबंत के साथ मिलकर, ये जो च प्र आदि शब्द हैं ये सब समर्थ सुबंत के साथ मिलकर नित्य समास करते हैं। और इसका उदाहरण बताया गया कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। तो कुपुरुषः का जो निंदित पुरुष है उसका लौकिक विग्रह हुआ कुत्सितः पुरुषः, और इसको फिर से अलग करेंगे तो कु पुरुष सु, यह अलौकिक विग्रह है। तो इनमें चलो इस वाक्य में कुगति प्रादयः इस सूत्र से समास करने पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी,
प्रातिपदिक संज्ञा होने से विभक्ति का लुक होगा। फिर कुपुरुष होने पर, पुरुष हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, विभक्ति का लुक हुआ, कुपुरुष हुआ, और फिर कु की उपसर्जन संज्ञा हुई, और इसके बाद उसका पूर्व निपात करेंगे तो कुपुरुष रूप ये बन जाएगा। पहले जैसे हम लोग बना रहे थे उसी प्रक्रिया से बनेगा। इस अवस्था में फिर से यही एक देश विकृत न्यायन, एक देश विकृत न्याय से जो कुपुरुष है इसको प्रातिपदिक माना जाएगा, और फिर इसमें सुआदि प्रत्यय लगाए जाएंगे तो कुपुरुषः रूप बन जाएगा। स्पष्ट है? इसमें कुछ अगला सूत्र है ऊर्यादिच्युडाचश्च। यानी सूत्र की वृत्ति है ऊर्यादयः च्वन्ताः डाजन्ताश्च क्रियायोगे गति संज्ञाः स्युः। इनके उदाहरण है ऊरीकृत्य, शुक्लीकृत्य, पटपटाकृत्य, सुपुरुषः। इसके प्रसंग में कुछ वार्तिक भी हैं। प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, जिससे प्रगतः आचार्य प्राचार्य बनता है। अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीया, ये हम देखेंगे। तो इसका अर्थ क्या है सूत्र का? ऊरी आदि शब्द, ऊरी आदि च्वि प्रत्ययांत शब्द च्वि डाचश्च, और डाच प्रत्ययांत शब्द क्रिया के योग में, क्रिया योगे गति संज्ञा सु, गति संज्ञक होते हैं। ऊरी आदिर्येषां ते ऊर्यादयः, ऊर्यादयश्च च्विश्च डाच्च तेषाम इतरेतर द्वंद्व ऊर्यादिच्युडाचः। तो ऊर्यादिच्युडा, अब यहाँ ये इसमें दो हैं, ऊर्यादिच्युडाचः, एक यह है पद और दूसरा है च। तो ऊर्यादिच्युडाचः है प्रथमांत पद है, और च इसमें अव्यय है। उपसर्गाः क्रियायोगे, इस सूत्र से क्रियायोगे की अनुवृत्ति आई है इसमें, और गतिश्च सूत्र से वचन परिणाम करके गतयः पद की अनुवृत्ति हुई है। वचन परिणाम करके हुई है गतयः पद की अनुवृत्ति। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंताः ग्राह्याः, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, यह परिभाषा है। तो इससे क्या हुआ कि च्वि प्रत्ययांत तथा डाच प्रत्ययांत अर्थ ये प्राप्त हुआ है अर्थ। तो सूत्र का फलितार्थ क्या होगा? ऊरी आदि गण में पठित शब्द, जो ऊरी आदि हैं वो गण पठित शब्द हैं, च्वि प्रत्ययांत शब्द और डाच प्रत्ययांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं, और गति संज्ञा होने के पश्चात कुगति प्रादयः सूत्र से समास हो जाता है। ऊरी कृत्य, स्वीकार करके, तो ऊरी कृत्वा ऊरी कृत्य, यह लौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह वाक्य में ऊर्यादिच्युडाचश्च, इस सूत्र के द्वारा गति संज्ञा करने पर कुगति प्रादयः सूत्र से समास हो जाता है, और समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर ऊरी कृत्वा बन जाता है। और इसके बाद जो कृदंत कार्य होता है उसके बाद, तो इक्त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है, और च तुगागम होकर ऊरी कृत्य इस तरीके से बन जाता है। और फिर सुप आदि कार्य होने पर अव्यय होने से, अव्यय सुप का लुक करने पर ऊरी कृत्य रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अगला जो वार्तिक है, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, प्रपरा जो आदि है, प्रपरा अपसम निर्दुष दुर इत्यादि, वो प्रथमांत सुबंत के साथ गत आदि अर्थों में समास होता है उनका। प्रपरा आदि का प्रथमांत सुबंत के साथ, प्रथमया अर्थात प्रथमांत सुबंत के साथ गत आदि अर्थों में गताद्यर्थे समास होता है। जैसे प्रगतः आचार्य प्राचार्य,
अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीया। और क्रांत आदि अर्थों में अति आदि निपातों का द्वितीयांत समर्थ सुबंध के साथ, जो समर्थ सुबंध है द्वितीयांत है, उसके साथ समास होता है। अब एक अन्य सूत्र है, अतिक्रांतो मालाम, इसको आगे देखेंगे। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इसकी वृत्ति है विग्रह या नियत विभक्तिकम तत् उपसर्जन संज्ञकम स्यात् न तो तस्य पूर्व निपाता। विग्रह वाक्य में यन नियत विभक्तिकम, जो नियत विभक्त्यंत पद है, तद उसकी उपसर्जन संज्ञम स्यात्, उपसर्जन संज्ञा होती है, न तो तस्य पूर्व निपाता, किंतु उसका पूर्व निपात नहीं होता। ध्यान दीजिए, विग्रह वाक्य में जो नियत विभक्त्यंत पद होता है, एक विभक्ति, उसकी उपसर्जन संज्ञा तो होती है किंतु उसका पूर्व निपात नहीं होता। इसके पहले क्या हो रहा था, उपसर्जन संज्ञा हो रही थी और पूर्व निपात हो रहा था। तो एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इसमें एक विशिष्ट स्थिति आई है। एका विभक्ति ही यस्य तद एक विभक्ति, जिसकी एक विभक्ति है वो एक विभक्ति हुआ। अब पूर्वश्चासो निपातश्च इति पूर्व निपाता, कर्मधारय है यहाँ पर। और न पूर्व निपाता अपूर्व निपाता, तस्मिन अपूर्व निपाते, ये नई तत्पुरुष यहाँ पर बना। यहाँ पर एक विभक्ति प्रथमांत पद है, एक विभक्ति चापूर्व निपाते में एक विभक्ति जो है वो प्रथमांत पद है। च अव्यय है और अपूर्व निपाते सप्तम्यंत पद है, तीन इसमें पद हुए। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से समासे की तथा उपसर्जनम की अनुवृत्ति यहाँ हुई है। इस प्रकार जो सूत्र का फलितार्थ है कि विग्रह की दशा में नियत विभक्ति वाले पद की उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जन संज्ञा को उद्देश्य करने वाले सभी कार्य तो होंगे किंतु पूर्व निपात नहीं होगा। अग्रिम सूत्र है गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। सूत्र की वृत्ति है उपसर्जनम योगो शब्दः स्त्री प्रत्ययांतम च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् अतिमालः। उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द और उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांत प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। कैसे? अब गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, गौश्च स्त्री च तयोः, यहाँ इतरेतर द्वंद्व योगः गो स्त्रियों, तयोः गोस्त्रियोः, गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य, यह द्विपदात्मक सूत्र है। गोस्त्रियोः यह षष्ठंत पद है और उपसर्जनस्य यह भी षष्ठंत पद है। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र से ह्रस्व की तथा प्रातिपदिकस्य पद की अनुवृत्ति हुई है। यहां गो से गो शब्द तथा स्त्री पद से स्त्रियाम शूद्र के अधिकार में पेट गो, जो इसमें सूत्र, इस सूत्र में गो स्त्रियों में जो गो है वो गो से गो शब्द का ग्रहण होगा और स्त्रियों में जो स्त्री है वह स्त्री पद से स्त्रियाम सूत्र जो है उसके अधिकार में विहित टाप डाप चाप आदि का ग्रहण है, न कि स्त्री के स्वरूप का ग्रहण है। और प्रत्यय ग्रहण के कारण प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इस परिभाषा से स्त्री प्रत्ययांत का ही यहाँ पर ग्रहण प्राप्त होगा। तो उस सूत्र का क्या फलितार्थ होगा? उपसर्जन गो शब्दांत तथा उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांत प्रातिपदिक के अंतिम अच को ह्रस्व होता है। उपसर्जन गो शब्दांत तथा उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांत प्रातिपदिक के अंतिम अच को ह्रस्व होता है। और इसका जो दृष्टांत दिया है अतिमाला, मालाम अतिक्रांता, पूर्व में आपने देखा था
कि मालाम अतिक्रांता या स्थिति रहने पर, अतिक्रांतो मालाम। तो इस लौकिक विग्रह वाक्य में मालाम अतिक्रांता में, और फिर क्या बताएगा, माला, अलौकिक विग्रह करेंगे माला अम अति। इस विग्रह वाक्य में, अलौकिक विग्रह वाक्य में अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीया, इस सूत्र से अतिक्रमण अर्थ में विद्यमान अव्यय अति का द्वितीयांत माला पद के साथ समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा हुई। विभक्ति का लुक करने पर माला अम हटा चला गया, माला अति। इस स्थिति में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम के द्वारा अति की उपसर्जन संज्ञा होने पर उसका पूर्व निपात हो गया। फिर अतिमाला, इस स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप करने पर अति माला सु स्थिति में एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। इस सूत्र के द्वारा नियक्त विभक्ति वाला माला पद की उपसर्जन संज्ञा करने पर और पूर्व निपात न करने पर अति माला सु, इस स्थिति में गो स्त्रियोर उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञक माला के अंतिम अच को ह्रस्व करने पर अतिमाल सु इति स्थिति में, यानी माला का जो लकारोत्तरवर्ती दिए आकार था वो ह्रस्व आकार हो गया। अति माल सु, इस स्थिति में सु अनुबंध, सु का अनुबंध लोप होने पर और फिर रुत्व का विसर्ग करने पर स, फिर रा का विसर्ग करने पर अतिमाला रूप सिद्ध होता है। वार्तिक है अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः। तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ कृष्ट आदि अर्थों में, कृष्ट अर्थात कूजित आदि अर्थों में विद्यमान अव का समास होता है। अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, यानी कृष्टादि अर्थों में विद्यमान, कूजित आदि अर्थों में विद्यमान तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ कृष्ट कूजित आदि अर्थों में विद्यमान जो अव है उसका समास होता है। तो अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः। फिर अन्य वार्तिक है पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या परिग्लानोध्ययनाय पर्यध्ययनः। ग्लानि आदि अर्थों में विद्यमान परि आदि का चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। परिग्लानो अध्ययनाय, ये चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत है और इसमें जो परि है, परि अर्थ जो वो ग्लानि आदि अर्थ में विद्यमान जो परि है उसका चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध के साथ समास हुआ है और पर्यध्ययन यह रूप बना है। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः। क्रांत आदि अर्थों में क्रांताद्यर्थे निरादयः, निर आदि का पंचम्यंत सुबंत के साथ समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, जैसे निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः। अब सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। इस सूत्र की वृत्ति है सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत् कुभादि तद्वाचकं पदमुपपदं स्यात्। अर्थात धातोः सूत्र के अधिकार के अंतर्गत कर्मण्यण आदि सूत्रों में कर्मणि सप्तमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो कुंभ आदि हैं तदवाचक पद की उपपद संज्ञा होती है। फिर से देखिए, धातु सूत्र के अधिकार के अंतर्गत कर्मण्यण आदि सूत्रों में कर्मणि सप्तमी विभक्ति द्वारा जो निर्दिष्ट, कर्मणि सप्तमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो कुंभ आदि तद्वाचक पद हैं उसकी उपपद संज्ञा होती है। अब सप्तमीस्थ का क्या अर्थ है? यहां सप्तम्याम तिष्ठति इति सप्तमीस्थम, और तत्र है उपपदम है, तो तत्र
उपपदम सप्तमी स्थम, यह है इसका तत्रोपपदम सप्तमी स्थम का पदच्छेद है। यह त्रिपदात्मक सूत्र है, 3 पद हैं इसमें। धातों के अधिकार में है, धातु इस सूत्र का अधिकार है यहाँ। और सूत्रस्थ तत्र पद का यह तात्पर्य यहाँ है कि धातु अधिकार से, तत्र का मतलब धातु अधिकार से, धातुओं का अधिकार है तो तत्र मतलब तत्र उपपदम सप्तमी स्थम में, तो तत्र का मतलब है कि धातु अधिकार है, यहाँ धातु इसका अधिकार है। और फिर सप्तमी स्थम, सप्तमी स्थ का अर्थ है कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट। कर्मण्यण इत्यादि सूत्रों में जो कर्मण्यण सप्तमी यानी धातु के या धातु इसके अधिकार में सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट सूत्र हैं, जैसे कर्मण्यण, इसमें कर्मण आदि सप्तम्यंत पद आए हैं। धातु इस सूत्र का अधिकार चल रहा है, और इस सूत्र के अधिकार में जो सूत्र आए हैं उसमें कुछ सप्तमी विभक्ति के द्वारा भी निर्दिष्ट हैं, जैसे कर्मण्यण, कर्मण्यण में यहाँ कर्मण्यादि सप्तम्यंत पद आए हुए हैं। अब उसमें कुंभ आदि अर्थ वाच्य रूप से स्थित है। क्यों? क्योंकि वाचक पद के अंतर्गत वाच्य रूप में रहा करता है। वाचक पद के अंतर्गत जो अर्थ है वह वाच्य रूप में रहा करता है। वाचक है जो शब्द है, और वाच्य जो है वो अर्थ है जिसको कहा जाना है। वाचक है जो कह रहा है, और वाच्य जो है जिसको कहा जा रहा है। तो वाचक पद के अंतर्गत अर्थ जो है वो वाच्य रूप में रहा करता है, और वाचक पद अपने अर्थ में वाचक रूप में रहता है। अतः उस अर्थ का वाचक पद कुंभ इत्यादि, कुंभम करोति इति कुंभकारः इत्यादि उदाहरणों में आता है। जो वाच्य अर्थ है उसका वाचक पद कुंभ इत्यादि, कुंभम करोति इति कुंभकारः इत्यादि उदाहरणों में आता है। अतएव इसकी उपपद संज्ञा होती है। इस प्रकार सूत्र का जो फलितार्थ है वह यह है कि धातु अधिकार में सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद उपपद संज्ञक होता है। अर्थात सप्तम्यंत कर्मणि इत्यादि में वाच्य रूप से स्थित जो कुंभादि हैं, ध्यान दीजिएगा, कर्मणि ये जो पद है वाचक है, इसमें वाच्य रूप से स्थित जो कुंभादि हैं उसके वाचक पद की उपपद संज्ञा होती है। उपपदमतिंग, ये अग्रिम सूत्र है। उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते अतिगन्तश्चायं समासः कुंभम करोति इति कुंभकारः। अतिंकिम मा भवान भूत मांगी लुंगी इति सप्तमी निर्देशात मांग उपपदम। जो उपपद संज्ञक सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ नित्य से समास होता है, और क्या होता है, अतिगन्तश्चायं समासः, यह तिंग भिन्नों का ही समास है। अयं समासः अतिंग से भिन्न जो है उन्हीं का यह समास है, अर्थात तिंगंत के साथ यह समास नहीं होता। उपपदम सुबंतम, जो उपपद संज्ञक सुबंत का समर्थेन समर्थ सुबंत के साथ नित्य से समास होता है, और अतिगन्तश्चायं समासा, और यह समास अतिगंत हो, तिंग भिन्नों का ही है, अर्थात तिंगंत के साथ समास नहीं होगा। तो इस सूत्र में 2 पद हैं, उपपदम और अतिंग। यह उपपदम अतिंग, यह इसका पदच्छेद है। शुभामंत्रिते परांग वत्सरे, इस सूत्र से शुभ की तथा नित्यम क्रीडा जीविकयोः, इस सूत्र से नित्यम पद की अनुवृत्ति हुई है। समर्था समासः तथा तत्पुरुषः का अधिकार अनुवर्तित है, इन सब का अधिकार चल रहा है यहाँ। इस तो सूत्र किस प्रकार से अपने अर्थ में फलित होगा कि उपपद सुबंत का समर्थ के साथ नित्य समास होता है, और यह समास अतिगंत होता है, अर्थात उपपद का
तिङन्त भिन्न समर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है और यह समास भी तत्पुरुष होता है। तो अब यहां पर पूछा गया वहां पर कि अतिंगम किम, अतिंग किंग, ऊपर जो वृत्ति है वो अतिंगंत, अतिंग किम। सूत्र में जो अतिंग लगाया गया है, सूत्र तो है उपपदम अतिंग, तो ये अतिंग क्यों लगाया गया है? अतिंग से क्या प्रयोजन है यहां पर? मां भवान भूत में समास न हो, इस प्रयोग में समास न हो। यहां मां उपपद है, क्योंकि मांग लुंगिति सप्तमी निर्देशात मांग उपपदम, किंतु भूत के साथ मां भवान भूत ये जो प्रयोग है, भूत के साथ तिंग होने के कारण यहां समास नहीं होगा। अब कुंभकारा है, इसका उदाहरण है कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो कुंभम करोति यह लौकिक विग्रह वाक्य में कुंभ, अम और क्री, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में कुंभ अम की उपपदम अतितिंग से उपपद संज्ञा करके कर्मणि अण सूत्र से अण प्रत्यय अनुबंध लोप और फिर वृद्धि आदि करके क्री धातु से कार बन जाने पर कर्तृकर्मणों कृति सूत्र से कुंभ शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति के लगने पर द्वितीया विभक्ति की निवृत्ति हो जाती है और तत्पश्चात कुंभ गस कार, इस स्थिति में उपपदम अतिंग से समास होने पर, पदम अतिंग से समास होने पर कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र से कृदंतत्वात्, कृदंत होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और फिर सुख का लुक होकर के कुंभकार बन जाता है, जो कुंभ के बाद वाला सुख। इस अवस्था में फिर से एक देश विकृत न्याय लगता है, क्योंकि और कुंभकार को प्रातिपदिक मानकर सु आदि प्रत्ययों का विधान होता है और फिर कुंभकारा रूप सिद्ध हो जाता है। गतिकारकोपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्तेः। गति, कारक और उपपद का कृद्भिः, कृदंत पदों के साथ कृद्भिः सह समास वचनम प्राक, समास प्राक शुभ उत्पत्ति, शुभ की उत्पत्ति से पहले हो जाता है। व्याघ्री, अश्वकृति, कक्षपी इत्यादि। फिर से देखिए, गति, कारक और उपपद का कृद्भिः सह, कृदंत पदों के साथ समास, समास सह समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्तेः, शुभ उत्पत्ति से पहले हो जाता है। व्याजिघ्रति, इस विग्रह में तथा वि आपूर्वक घ्रा धातु से आतश्चोपसर्गे सूत्र से का प्रत्यय करने पर और व्या का घ्रा के साथ समास सुप उत्पत्ति से पूर्व ही हो जाता है। तत्पश्चात व्याघ्र शब्द के जातिवाचक होने के कारण जाते रस्त्री विषयाद अयोपधात सूत्र से गीस प्रत्यय होकर सुप उत्पत्ति करके हल्याभ्यो दीर्घा श्रुतिश्च प्रक्तम हल, इस सूत्र के द्वारा सुप का लुक करके व्याघ्री रूप बनता है। इसी प्रकार कारक समास का उदाहरण है अश्वकृति, अश्वेन क्रीता, और उत्पद समास का उदाहरण है कच्छिपी, कच्छेन पिबति। अग्रिम सूत्र है तत्पुरुषस्यांगुले संख्याव्ययादेः। संख्यावाचक शब्द या अव्यय शब्द जिसके आदि में हो तथा अंगुल शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे समास संज्ञक तत्पुरुष को समासांत अच प्रत्यय होता है। संख्याव्ययादे रंगुल्यंतस्य समानतः समासांतः अच स्यात्, ये सूत्र की वृत्ति है। संख्यावाचक शब्द या अव्यय शब्द संख्याव्ययादे अंगुल्यंतस्य, जिसके अंत में हो तथा अंगुल शब्द जिसके अंत में हो, समासांतः अच स्यात्, ऐसे समास संज्ञक तत्पुरुष को समासांत अच प्रत्यय होता है।
संख्या च अव्ययम च तयोः, ये समाहार द्वंद हो गया, संख्या व्ययम। और संख्या व्ययम आदि यस्य स संख्या व्ययादि तस्य, तस्य तत्पुरुषस्य अंगुलेः संख्या। तो तत्पुरुषस्य, ये पदच्छेद देखिए, तत्पुरुषस्य अंगुलेः संख्या व्ययादेः, ये 3 पद हैं। और इन 3 पदों में अच प्रत्यन्वव पूर्वात् सामलोम्नः, अच प्रत्यन्वव पूर्वात् सामलोम्नः सूत्र से अच की अनुवृत्ति हुई है। ज्ञाप प्रातिपदिकात् तद्धिताः समासान्ताः प्रत्ययः परश्च सूत्रों का अधिकार है। अंगुले यह तत्पुरुषस्य का, यहाँ पर अंगुले जो है वो तत्पुरुष इसका विशेषण है। अतः येन विधि तदंतस्य के द्वारा तदंत विधि होकर अंगुल्यंतस्य तत्पुरुषस्य अर्थ मिल जाता है। अंगुले या तत्पुरुष का विशेषण है, तो येन विधि तदंत ग्रहणम जो है उसके द्वारा तदंत विधि होकर अंगुल्यंतस्य तत्पुरुषस्य अर्थ मिल जाता है। इसी प्रकार संख्या व्यवादेह पद का भी तत्पुरुष के साथ अन्वय होगा और सूत्र का फलितार्थ होगा कि संख्यावाचक और अव्ययवाचक शब्द जिस तत्पुरुष के आदि में तथा अंगुली शब्द के अंत में हो उसे तत्पुरुष से परे समासांत अच प्रत्यय होता है। अहा सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, सूत्र की वृत्ति है एभ्यो रात्रे रच्स्यात् तात संख्या व्ययादेः अहर्ग्रहणम द्वंद्वार्थम। इसमें 3 पद हैं। अहा सर्वैक देश संख्यात पुण्यात एक पद हुआ, च एक पद हुआ, रात्रे यह तीसरा पद हुआ। तो अहा सर्वैक देश संख्यात पुण्यात यह पंचम्यंत पद है, च अव्यय है और रात्रे है षष्ठ्यंत पद है। तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्ययादेः सूत्र से तत्पुरुष की अनुवृत्ति यहाँ है। अच प्रत्यन्वव पूर्वात् सामलोम्नः सूत्र से अच की अनुवृत्ति हुई है। ज्ञाप प्रातिपदिकात् तद्धिताः समासान्ताः प्रत्ययः परश्च, इन सूत्रों का अधिकार है यहाँ पर। चकार से पूर्व सूत्र के संख्या व्ययादेः पद का ग्रहण, जो चकार है उससे पूर्व सूत्र के संख्या व्ययादेः पद का ग्रहण होता है। रात्रे पद तत्पुरुष का विशेषण है, अतः तदंत विधि के द्वारा रात्र्यंतस्य तत्पुरुषस्य अर्थ प्राप्त होता है। इस प्रकार सूत्र का फलितार्थ क्या हुआ कि अहन, सर्व, एक देशवाचक, संख्यात और पुण्य, इन शब्दों के परे जो रात्रि शब्द तदंत तत्पुरुष से समासांत अच प्रत्यय होता है। अहन का ग्रहण द्वंद्व समास के लिए हुआ है क्योंकि अहन शब्द से परे रात्रि शब्द द्वंद्व समास में ही संभव है। तो क्या हुआ, एभ्यो रात्रे रच स्यात् चात संख्या व्ययादेः अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। अहन, सर्व, एक देशवाचक, संघात और पुण्य, इन शब्दों से तथा चकारात संख्यावाचक एवं अव्यय शब्दों से परे भी जो रात्रि शब्द है उससे समासांत अच प्रत्यय होता है। क्रमशः पुनः एक बार देख लीजिए। अहा सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रेः एभ्यो रात्रे रच्स्यात् चात संख्या व्ययादेः अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। क्या अभिप्राय हुआ, अहा अहन शब्द, सर्व शब्द, एक देशवाचक शब्द, संघात और पुण्य, इन शब्दों से तथा चकार से संख्यावाचक एवं अव्यय जो पूर्व सूत्र में थे वहां से आए संख्या व्ययादेह में थे, तो चकारात जो है वो संख्यावाचक और अव्यय शब्दों से परे भी जो रात्रि शब्द है उससे समासांत अच प्रत्यय होता है। इस प्रकार आपने यहाँ तत्पुरुष के प्रसंग में विभिन्न सूत्रों का अव्यय ये व्याख्यान देखा। आगे अन्य व्याख्यान होंगे। नमस्कार।